नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में स्वागत है। आज 19 सितंबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के विज्ञान और सबसे अधिक या अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना शुरू कर। तो आज के विज्ञान सेक्शन की जो सबसे बड़ी न्यूज है उसका टाइटल है एज यूएस अप्रूव्स बूस्टर शॉट्स जस्ट 3.5% वैक्सीनेटेड इन अफ्रीका। चलिए इसे पढ़ते हैं। जैसे ही अमेरिका ने बूस्टर शॉट्स को मंजूरी दी, अफ्रीका में सिर्फ 3.5% टीकाकरण हुआ। WHO के अनुसार 10 में से 8 अफ्रीकी देशों में इस महीने के अंत तक कम से कम 10% आबादी का टीकाकरण करने से चूक की संभावना है। 14 सितंबर को WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने विश्व स्तर पर विशेष रूप से अफ्रीका में वैक्सीन असमानता पर प्रकाश डाला, जब उन्होंने खुलासा किया कि विश्व स्तर पर प्रशासित लगभग 6 बिलियन खुराकों में से केवल 2% अफ्रीका में है। लगभग 80% उच्च और उच्च मध्यम आय वाले देशों में प्रशासित किए गए हैं। अमेरिका में कुल आबादी के 54% की तुलना में अब तक अफ्रीका में 3.5% से कम लोगों को पूरी तरह से टीका लगाया गया है। उन्होंने कहा, इससे न केवल अफ्रीका के लोगों को नुकसान होता है बल्कि इससे हम सभी को दुख होता है। लंबे समय तक वैक्सीन असमानता बनी रही। जितना अधिक वायरस घूमता और बदलता रहेगा, उतनी ही देर तक सामाजिक और आर्थिक व्यवधान जारी रहेगा और अधिक संभावनाएं आएंगी कि टीके कम प्रभावी होंगे। WHO प्रमुख ने कहा, उच्च और निम्न आय वाले देशों के बीच वैक्सीन असमानता हड़ताली है। सभी टीकों का 75% से अधिक केवल 10 देशों में प्रशासित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अनुसार उच्च आय वाले देशों में 60.1% लोगों को 15 सितंबर तक कम से कम एक खुराक के साथ टीका लगाया गया है, जबकि कम आय वाले देशों में यह सिर्फ 3% है। WHO ने सितंबर तक हर देश की कम से कम 10% आबादी, साल के अंत तक कम से कम 40% और अगले साल के मध्य तक वैश्विक स्तर पर 70% टीकाकरण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन WHO के अनुसार 10 में से 8 अफ्रीकी देशों में इस महीने के अंत तक कम से कम 10% आबादी का टीकाकरण करने से चूकने की संभावना है। अफ्रीका के WHO क्षेत्रीय कार्यालय के अनुसार अफ्रीका के 54 देशों में से 42, लगभग 80% यदि वैक्सीन वितरण और टीकाकरण की वर्तमान गति पकड़ में है तो लक्ष्य से चूकने के लिए तैयार हैं। दक्षिण अफ्रीका सहित 9 अफ्रीकी देश सितंबर के लिए निर्धारित वैश्विक लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं और 3 और देश इस महीने के अंत से पहले लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयार हैं। इसके विपरीत उच्च आय वाले लगभग 90% देश कम से कम 10% टीकाकरण के सितंबर लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं और 70% से अधिक पहले ही 40 वर्ष के अंत के लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। जून में G7 राष्ट्रों ने कोवाक्स को 870 मिलियन खुराक साझा करने का वादा किया, लेकिन केवल 100 मिलियन जारी किए। दुनिया भर में उत्पादित सभी टीकों का लगभग 4% कोवाक्स के माध्यम से प्रसारित किया गया है। GAVI के अनुसार 15 सितंबर तक कोवाक्स ने अब तक 141 देशों को 272 मिलियन से अधिक टीके भेजे हैं। WHO का कहना है कि हालांकि उच्च आय वाले देशों ने 1 अरब से अधिक खुराक दान करने का वादा किया था, लेकिन उनमें से 15% से भी कम खुराक पूरी हो पाई है। कमी को पूरा करने के लिए आपूर्ति बढ़ाने के लिए कोवाक्स को टीके की आपूर्ति और कम होने वाली है। 9 सितंबर को WHO के अफ्रीका निदेशक डॉक्टर मात्शिदिसो मोएती ने कहा कि उच्च आय वाले देशों में बूस्टर खुराक की मांग सहित कई कारणों से कोवाक्स के माध्यम से अफ्रीका को टीके की आपूर्ति 25%, लगभग 150 मिलियन खुराक कम होगी। नतीजतन अफ्रीका को अपनी 40% आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण करने के वैश्विक वर्ष के अंत में लगभग 470 मिलियन खुराक की कमी का सामना करना पड़ेगा। कोवाक्स वर्ष के अंत तक केवल लगभग 470 मिलियन खुराक की आपूर्ति करेगा, जो आबादी के केवल 17% को टीका लगाने के लिए पर्याप्त है। अगस्त में अफ्रीका को कोवाक्स के माध्यम से लगभग 30 मिलियन टीके की खुराक प्राप्त हुई। सितंबर के दौरान अन्य 95 मिलियन खुराक की उम्मीद है। WHO को कोवाक्स के माध्यम से अधिक वैक्सीन आपूर्ति और अफ्रीकी संघ से अतिरिक्त आपूर्ति की उम्मीद है, जो सीधे निर्माताओं से टीके खरीद रहा है। अफ्रीकी संघ के सदस्य राज्य अपनी क्रय शक्ति को एकत्रित करने के लिए एक साथ आए थे। मार्च के अंत में अफ्रीकी संघ ने जॉनसन एंड जॉनसन की एकल खुराक वैक्सीन की 220 मिलियन खुराक खरीदने का आदेश
आदेश दिया जिसमें अतिरिक्त 180 मिलियन खुराक का ऑर्डर देने की क्षमता थी। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका ने 30 मिलियन वैक्सीन खुराक खरीदने के लिए जम्मू कश्मीर के साथ एक द्विपक्षीय समझौता किया। वैक्सीन भरने और खत्म करने की गतिविधियां दक्षिण अफ्रीका में हैं। यदि शुरू में जॉनसन एंड जॉनसन ने दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीकी महाद्वीप को किसी भी आपूर्ति की गारंटी नहीं दी थी, तो विरोध के बाद दक्षिण अफ्रीका के लिए केवल 9 मिलियन खुराक अलग रखी गई थी। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से जबकि दक्षिण अफ्रीका को 9 मिलियन की केवल एक छोटी मात्रा की आपूर्ति की गई थी, जॉनसन एंड जॉनसन ने इसके बजाय यूरोप को खुराक का निर्यात किया। नए सिरे से विरोध और वैश्विक आक्रोश के बाद जॉनसन एंड जॉनसन पीछे हट गया और दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीकी संघ को टीकों की आपूर्ति शुरू कर दी। यही पैटर्न अब भारत में चल रहा है। हैदराबाद की एक कंपनी बायोलॉजिकल ई द्वारा हर महीने उत्पादित किए जाने वाले टीके की लगभग 40 मिलियन खुराकों को यूरोप और अमेरिका को निर्यात किए जाने की संभावना है। पूरी तरह से जॉनसन एंड जॉनसन के दायरे में जैविक ई प्रबंध निदेशक महिमा दत्तला ने नेचर पत्रिका से पुष्टि की। हम मांग करते हैं कि भारत में बने किसी भी जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की खुराक की आपूर्ति भारत सरकार, अफ्रीकी संघ और कोवाक्स सुविधा को प्राथमिकता के आधार पर की जाए। बड़ी संख्या में अशिक्षित आबादी वाले विकासशील देशों में कोविड-19 से संक्रमण और मौतों में भयावह वृद्धि देखी जा रही है। जॉनसन एंड जॉनसन को उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। भारतीय नागरिक समाज संगठनों ने भारत सरकार और जॉनसन एंड जॉनसन को लिखे एक पत्र में कहा। अफ्रीकी संघ के विशेष दूत स्ट्राइव मसीवा ने हाल ही में कहा, हम दान नहीं मांग रहे हैं, हम टीके खरीदना चाहते हैं और इसका मतलब यह है कि हम खरीद तक पहुंच चाहते हैं। वह चाहते थे कि जिन देशों ने वैक्सीन निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है उन्हें उठाएं या हमें तुरंत टीके देगा, उन्होंने कहा। सीरम इंस्टीट्यूट ने फरवरी के अंत में कोवाक्स की आपूर्ति को बंद कर दी थी और आधार पूनावाला ने 18 मई को एक बयान में कहा, हम विनिर्माण को बढ़ाना और भारत को प्राथमिकता देना जारी रखते हैं। हम इस साल के अंत तक कोवाक्स और अन्य देशों में डिलीवरी शुरू करने की उम्मीद भी करते हैं। हालांकि कई अफ्रीकी देशों में देखा जाने वाला कम टीकाकरण कवरेज मुख्य रूप से टीके की आपूर्ति की कमी के कारण होता है, लेकिन टीके की झिझक की एक भूमिका निभाती है। जबकि कई अफ्रीकी देशों ने अगस्त में वैक्सीन शिपमेंट के रूप में कोविड-19 टीकाकरण को तेज कर दिया है। 2 सितंबर को 26 देशों ने अपने कोविड-19 टीके के आधे से भी कम का उपयोग किया है, ऐसा WHO का कहना है। बूस्टर के लिए आवश्यक अतिरिक्त खुराक के अलावा उच्च आय वाले देशों ने भी लाखों खुराक बर्बाद किए हैं। भले ही अफ्रीका और अन्य जगहों पर कई देशों ने अभी तक स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण नहीं किया है, मार्च 2021 से अमेरिका में 15 मिलियन से अधिक खुराक को फेंक दिया गया है। अमेरिका ने मार्च के अंत तक 1,82,000 से अधिक वैक्सीन खुराक पहले से ही प्राप्त कर ली है। यूके में 0.8 मिलियन से अधिक खुराकें बर्बाद हो गई हैं। अकेले अगस्त में लगभग 0.1 मिलियन खुराकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि युवा लोगों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नहीं लेने की सलाह दी गई थी। यह एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से संबंधित दुर्लभ रक्त के थक्के की घटनाओं की रिपोर्ट का अनुसरण कर रहा था। अमेरिका ने 15 मिलियन से अधिक खुराक बर्बाद करने का कारण यह बताया कि जब लोग अपव्यय को कम करने के प्रयासों को प्राथमिकता दिए बिना दिखाते हैं तो प्राथमिकता टीकाकरण करना था। यहाँ तक कि CDC की नई सलाह भी डॉक्टरों से आग्रह करती है कि टीकाकरण स्थल पर उपस्थित होने वाले प्रत्येक पात्र को टीका लगाने के लिए किसी भी अवसर को ना चूकें। भले ही इसका मतलब है कि प्रत्येक खुराक प्राप्त करने के लिए पर्याप्त लोगों को उपलब्ध किए बिना टीका लगाने के लिए एक बहु खुराक शीशी पंचर करना। WHO के 2019 के एक पेपर के अनुसार 10 खुराक की शीशियों के मामले में 15 से 20% बर्बादी होती है, लेकिन बर्बाद होने वाली राशि को लक्षित कार्रवाई से कम किया जा सकता है। भारत में कुछ राज्यों ने शुरू में बड़े पैमाने पर वैक्सीन कचरे की सूचना दी, लेकिन अप्रैल में जल्द ही तालिका बदल दी। उन्होंने न केवल शून्य अपव्यय किया बल्कि दी गई आपूर्ति से अतिरिक्त खुराक भी निकाली। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली टाइटल है ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज एसेंशियल इन टेक इंस्टीट्यूशंस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तकनीकी संस्थानों में आवश्यक मानविकी सामाजिक विज्ञान। मानविकी का अध्ययन समाज की जटिलता को समझने का एक तरीका प्रदान करता है। मानविकी और सामाजिक विज्ञान की शुरुआत ने खड़गपुर, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली में 5 मूल रूप से शुरू किए गए IIT जैसे तकनीकी संस्थानों के लिए मूल्य जोड़ा है। यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि क्या किया जा सकता है यदि मानविकी में विशेषज्ञता वाले संकाय सदस्य
सदस्यों को जोड़ा जाए और वहां पाठ्यक्रम पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। वे पूरे संस्थान में और उनके माध्यम से राष्ट्र के लिए मूल्यों को जोड़ते हैं। मानविकी और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन न केवल मूल्यों को जोड़ता है बल्कि समाज की जटिलता, इसकी संस्कृति को समझने और एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य विकसित करने का एक तरीका है। यह छात्रों को अधिक सामाजिक रूप से जागरूक रवैया अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जो प्रौद्योगिकी विदों के रूप में उनके करियर तक चलता है। एक उत्कृष्ट उदाहरण दिवंगत प्रोफेसर उषा कुमार आईआईटी कानपुर में पूर्णकालिक संकाय सदस्य के रूप में भर्ती और मानविकी में पाठ्यक्रमों की पेशकश और छात्रों और शिक्षकों को इन पाठ्यक्रमों को लेने और सेमेस्टर लंबी परियोजनाओं को लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। कई लोगों ने ऐसा किया और बाद में अपने पेशे में भी उपयोगी पाया। इस तरह के सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स ने इन युवा दिमागों पर गहरी छाप छोड़ी और उनके भविष्य के करियर में उनके लिए मार्ग प्रशस्त किया। इसे उषा कुमार मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल का उदाहरण देते हुए आईआईटी कानपुर ने अपने कर्मचारियों की मदद के लिए अपने परिसर में एक हाई स्कूल की स्थापना की, लेकिन कानपुर शहर के छात्रों को भी प्रवेश दिया गया। इसके अलावा आईआईटी कानपुर वर्तमान में शहर के गरीब लोगों को राहत सेवाएं दे रहा है। आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्र वर्तमान संकाय और स्थानीय नेत्र अस्पताल और नेत्र विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसके पहले के पूर्व छात्रों में से एक ने प्रोजेक्ट प्रकाश शुरू किया, जो दिल्ली और उसके पड़ोस में मुफ्त आंखों की देखभाल की सुविधा, मोतियाबिंद की सर्जरी, चश्मा और जरूरतमंदों के लिए दवाएं प्रदान करता है। प्रोजेक्ट प्रकाश एक चालू परियोजना है और आईआईटीडी के कई वर्तमान छात्र इसमें भाग लेते हैं। इसके अलावा एक अलग नोट पर यह आईआईटीडी यानी आईआईटी दिल्ली के एक पूर्व छात्र ने कहा था कि स्पीक मैके या सोसाइटी फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, आर्ट्स एंड कल्चर अमंग यूथ नामक परियोजना की शुरुआत हुई, जो वार्षिक कार्यक्रम की पेशकश करते हुए पूरे देश में फैल गई है। स्पीक मैके ने छात्रों और आम जनता को उस संगीत विरासत के बारे में जागरूक और सराहना की जिस पर हम भारत में गर्व कर सकते हैं। संस्कृति का अध्ययन। इसी तरह आईआईटी मुंबई में मानविकी में प्रोफेसरों की भर्ती ने कुछ छात्रों को भारत का आश्चर्य की खोज करने के लिए प्रेरित किया। कुछ छात्र संस्कृत सीखने और अध्ययन करने चले गए। अपने आनंद और गौरव के लिए उन्होंने महसूस किया कि दुनिया को संस्कृत के बारे में मनुष्य द्वारा बनाई गई आदर्श भाषा क्यों कहा जाता है और कितनी आधुनिक भाषाएं के माता पिता संस्कृत। कुछ अन्य छात्र जो पंडितों के बारे में अधिक नहीं सोचते थे, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में वार्षिक कैलेंडर प्रकाशित करते हैं जिसमें ग्रहण, आवधिक, अतिरिक्त महीनों के डेटा होते हैं और उन लोगों के लिए कुंडली बनाते हैं जो उन्हें रखना चाहिए। गणना के पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हुए यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। आईआईटी मुंबई के कुछ छात्रों ने अपने लैपटॉप, कंप्यूटर और उपयुक्त प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सटीकता का परीक्षण करने का निर्णय लिया। अंदाजा लगाओ, इन सभी वर्षों में पंडित जो कर रहे हैं उससे मेल खाने के परिणाम उन्हें मिला। इसके अलावा आईआईटी मुंबई के छात्रों के रूप में सीखे गए मूल्यों के लिए धन्यवाद। इससे कई स्नातक अब अनपढ़ और गरीब ग्राहकों को नहीं देखते हैं, बल्कि अपनी लाभ कमाने वाली कंपनियों को चलाते हैं, जिनमें से प्रत्येक मानवीय और मानवीय स्पर्श के साथ है। इसी तरह चेन्नई स्थित आईआईटी मद्रास आईआईटीएम में इसके पूर्व छात्रों में से एक ने पुणे के पास एक शहर में अपनी स्वास्थ्य पहल शुरू करने का फैसला किया, जो स्थानीय आबादी को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। आईआईटीएम यानी कि आईआईटी मद्रास संकाय सदस्य और छात्र समुद्री जल अध्ययन और वनों पर एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन एमएसआरएफ के साथ नियमित रूप से काम कर रहे हैं। आईआईटीएम जीव विज्ञान समूह स्थानीय चिकित्सा केंद्रों और डॉक्टरों के साथ निकटता से बातचीत करता है। वे केआरएम विश्वविद्यालय के साथ भी काम करते हैं और पास के केआरएम विश्वविद्यालय के कैंसर केंद्र के साथ बातचीत करते हैं, कैंसर विशेषज्ञ के साथ काम करते हैं। के अलावा वे मधुमेह फाउंडेशन मद्रास के साथ अनुसंधान में सहयोग करते हैं, कि मधुमेह विशेषज्ञों के साथ काम करते हैं। सभी आईआईटी में सबसे पुराना खड़गपुर आईआईटी के ने शुरू से ही स्थानीय चिकित्सा कर्मियों और डॉक्टरों को अपनी तकनीकी पेशकश कर रहा है। यह हाल ही में तकनीकी उपकरणों और उत्पादों के साथ भी सामने आया है। आईआईटी हैदराबाद आईआईटीएच में स्थित उनमें से सबसे नए में एलवी प्रसाद नेत्र संस्थान के साथ बात से आंख के कॉर्नियल उत्तक और हाइड्रोजेल का उत्पादन हुआ है। का उपयोग मानव कॉर्नियल को बदलने के लिए जा सकता है। अब इसे बेंगलुरु एक कंपनी को बेचा जाता है। हाल ही में इसके वैज्ञानिकों ने एक मौखिक तरल समाधान तैयार किया है जो काले कवक से पीड़ित रोगियों का इलाज कर सकता है, जिसने हाल ही में महामारी के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। वैज्ञानिक अब
बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए अपनी तकनीक उपयोग फार्मा भागीदारी को स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा IITH यानी हैदराबाद में एक डिजाइन सेंटर की शुरुआत से कलाकारों और डिजाइनरों के प्रदर्शन से कुछ लेखित परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस केंद्र के छात्र संगीत और प्रदर्शन कला सुनने, सीखने और अभ्यास करने में प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ सरकार आने वाले वर्षों में 1 दर्जन और IIT स्थापित करने इच्छुक है। इस प्रकार उनमें से प्रत्येक मानविकी और सामाजिक विज्ञान प्रभागों की स्थापना की स्पष्ट रूप से आवश्यकता है, ताकि वे भी राष्ट्र के कल्याण में योगदान दें। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हुई। न्यूज जिसका टाइटल है ISC रिसर्चर्स फाइंड ए वे टू सब्स्टिट्यूट फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। IISC के शोधकर्ताओं ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के स्थापनापन्न का एक तरीका खोजा। कृषि पराली से निकाले गए अखाद्य तेलों और सेल्यूलोज को मिलाकर शोधकर्ताओं ने बायोडिग्रेडेबल बहुउपयोगी पॉलीमर शीट बनाई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए भारतीयों द्वारा 33 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न किया गया है। बुरी खबर यह है कि यह समस्या का कम आकलन हो सकता है। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि दुनिया में उत्पादित सभी प्लास्टिक कचरे का 79% पर्यावरण में प्रवेश करता है। सभी प्लास्टिक कचरे का केवल 9% ही पुनर्नवीकरण किया जाता है। प्लास्टिक कचरे का संचय पर्यावरण के लिए हानिकारक है और जब यह कचरा समुद्र में अपना रास्ता खोज लेता है तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। सामग्री इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के लिए एक विकल्प बनाने का एक तरीका खोजा है, जो सैद्धांतिक रूप से पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे के संचय की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है। कृषि पराली, जहां प्लास्टिक कचरा एक प्रकार का प्रदूषण पैदा करता है, वहीं कृषि पराली जलाने से कई राज्यों में वायु प्रदूषण होता है। दिल्ली में उदाहरण के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक पर हर सर्दियों में प्रदूषण के गंभीर और खतरनाक स्तर को इंगित करने के लिए गिरता है और यह आसपास के क्षेत्रों में कृषि प्रणाली को जलाने के कारण होता है। सूर्य सारथी बोस और कौशिक चटर्जी के नेतृत्व में प्रयोगशालाओं में काम करने वाले एक रिसर्च एसोसिएट नील चक्रवर्ती ने सहयोग कर्मियों के साथ कृषि के पराली से निकाले गए अखाद्य तेल और सेलुलोज का उपयोग करके पॉलीमर विकसित किए हैं। इन पॉलीमर को बैग, कटलरी या कंटेनर बनाने के लिए उपयुक्त गुणों वाली चादरों में ढाला जा सकता है। इस प्रकार बनाई गई सामग्री बायोडिग्रेडेबल, लीक प्रूफ और गैर विषाक्त है। सरल प्रक्रिया, बहुलक बनाने की इस प्रक्रिया में अखाद्य अरंडी के तेल का उपयोग किया गया था, जिससे उन्हें सेलुलोज और डाई आइसोसाइनेट यौगिक के साथ प्रक्रिया करने की अनुमति शामिल है। सभी पूर्ववर्तियों को टोल्यूनी विलायक में मिलाया जाता है और 8 घंटे के लिए 80 डिग्री पर गर्म किया जाता है। फिर हमने घोल मिश्रण को टेफ्लॉन शीट में डाला और टोल्यूनी को वाष्पित होने दिया। 12 घंटे के बाद अग्रदूतों में मौजूद कार्यात्मक समूहों के बीच क्रॉस लिंक के कारण अच्छी पॉलीयूरेथेन शीट प्राप्त होती है। डॉक्टर चक्रवर्ती ने द हिंदू को एक ईमेल में बताया। फिर शीट को एक बैग या कटलरी में टुकड़े जैसे लेख बनाने के लिए संपीडन मोल्डिंग में डाला जाता है। हम पहले ही अपने प्रयोग के लिए अरंडी के तेल का इस्तेमाल कर चुके हैं। वर्तमान में हम अखाद्य तेलों जैसे जट्रोफा तेल और नीम के तेल का भी यही प्रयोग करने आ गया। पॉलीमर से बनी शीटों को लिंचिंग टेस्ट के अधीन किया गया और थर्मल स्थिरता के लिए भी परीक्षण किया गया और परीक्षणों के खिलाफ पाया गया। इन प्रारंभिक परीक्षणों से पता चलता है कि सामग्री का उपयोग खाद्य पैकेजिंग के लिए जा सकता है। शीट को फूड ग्रेड के रूप में स्थापित करने के लिए आगे के परीक्षण जारी। ट्यूनिंग, लचीलापन, विभिन्न लेख बनाने के लिए उपयुक्त लचीलेपन जैसे गुणों वाली चादरें प्राप्त करने के लिए शोधकर्ताओं ने सेल्यूलोज के अनुपात के साथ अखाद्य तेल के साथ खेला। जिन्होंने जितना अधिक सेल्यूलोज जोड़ा और कम अखाद्य तेल, उतना ही सख्त सामग्री थी, ताकि वह टम्बलर और कटोरी बढ़ाने के लिए अधिक उपयुक्त। तेल का अनुपात अधिक होगा, सामग्री उतनी ही अधिक चीली होगी और इसे एक बैग बनाने के लिए चादरों में ढाला जाए। जब नील चक्रवर्ती ने प्रयोग को डिजाइन किया, शीट को संश्लेषित किया और इसे बनते लेख बनाने के लिए ढाला। प्रीति रंजन मंडल ने सामग्री की विशेषता बताई। समूह पहले ही एक अंतिम पेटेंट तैयार करता है। प्रोफेसर चटर्जी कहते हैं, चूंकि सामग्री बायोडिग्रेडेबल और गैर विषाक्त है, इसलिए हम स्वास्थ्य देखभाल अनुप्रयोगों के लिए भी सामग्री का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। हम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर बोस कहते हैं, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग में वृद्धि और SUP के साथ लैंडफिल के प्रबंधन की चुनौती को देखते हुए ऐसे विकल्प विशेष रूप से पैकेजिंग क्षेत्र में प्रतिमान बदलाव ला सकते हैं, जो SUP का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होता है। अगली न्यूज जिसका टाइटल है मीटिंग आइज, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। आंखों से मिलना। हम
बात करते समय बार बार आंखें क्यों मिलाते? डार्ट माउथ अध्ययन के मुताबिक जब दो लोग बातचीत करते हैं तो उनकी आंखें साझा ध्यान के क्षणों में मिलती हैं। उनके विद्यार्थियों को समकालिक रूप से पतला होता जाता है। डार्ट माउथ में प्रमुख लेखक सोफी वोर्डजेन के अनुसार जब दो लोग बातचीत करते हैं तो आंखें संपर्क संकेत जो साझा ध्यान देते हैं कि वे चरम समकालिकता में हैं। जैसे जैसे आंख से संपर्क बना रहता है वैसे वैसे वह समकालिकता कम होती जाती है। हमें लगता है कि वह भी अच्छा है क्योंकि बहुत अधिक समकालिकता बातचीत को बासी बना सकती है। एक आकर्षक बातचीत के लिए कभी कभी एक ही पृष्ठ पर होना और कई बार कुछ नया कहना आवश्यक होता है। आई कांटेक्ट ऐसा लगता है कि हम एक साझा स्थान बनाते हैं जबकि नए विचारों के लिए भी जगह देते हैं। उन्होंने एक विज्ञप्ति ऐसा कहा। इस अध्ययन के अनुसार आंख से संपर्क तब किया जाता है जब बातचीत में दो लोग पहले से ही तालमेल बिठा रहे हैं और यदि कुछ भी हो तो आंख से संपर्क उस तालमेल को तोड़ने में मदद करता है। एक नए विचार या विचार की अनुमति देने के लिए आंख का संपर्क क्षण भर के लिए सिंक्रोनाइजेशन को उपयोगी रूप से बाधित है। इसी के साथ ये न्यूज जो कि स्नैपशॉट्स में है उसका टाइटल है प्रिमिटिव आईज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। आदिम आंखें मछली में पिनियल अंग रंग का पता लगाने के लिए एक ही कोशिका में मौजूद दो प्रोटीनों का उपयोग करते हैं जिन्हें ऑप्सिन कहा जाता है। लेम्प्रेज जबड़े रहित मछली जिसने कई आदिम कशेरुकी विशेषताओं को बरकरार रखा एक दो कोशिका प्रणाली का उपयोग करे। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि एक कोशिका प्रणाली दो कोशिका प्रणाली से विकसित हो सके। के साथ ये न्यूज समाप्त। अगली न्यूज जिसका टाइटल है सेंट ऑफ फीलिंग्स। चलिए इसे पढ़ते हैं। भावनाओं की महक सुगंध मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को सक्रिय करती है। एक शोध दल ने अब पाया कि गंध घ्राण इंद्रियों की संरचनाओं द्वारा संसाधित मस्तिष्क के इनाम और घृणा प्रणाली के साथ मिलकर काम करती है। इसलिए सुगंध उन क्षेत्रों को प्रभावित करती है जो भावनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। जर्नल सेरेब्रल में प्रकाशित अध्ययन बता सकता है कि स्मृति पुनर्प्राप्ति में गंध की एक भूमिका क्यों महत्वपूर्ण होती है। के साथ ये समाप्त। अगली न्यूज जिसका टाइटल है गट एंड ब्रेन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। आंत और मस्तिष्क अत्यधिक समय से पहले शिशुओं के मस्तिष्क क्षति का उच्च जोखिम होता है। वीना के एक नए अध्ययन में आंत माइक्रोबायोम और मस्तिष्क क्षति के बीच संबंध का पता चलता है। आंत में क्लेब्सिला की अधिकता कुछ प्रतिरक्षा कोशिकाओं की उच्च उपस्थिति और समय से पहले में न्यूरोलॉजिकल क्षति से जुड़ी हुई पाई गई। यह अध्ययन इस नुकसान को रोकने का एक तरीका सुझाता है। के साथ ये पहुंच चुके हैं विज्ञान भाग की सबसे अंतिम न्यूज पर जिसका टाइटल है गेजिंग अल्जाइमर। चलिए इसे पढ़ते हैं। गेजिंग अल्जाइमर अल्जाइमर रोग में भूलने की बीमारी जैसे पहले लक्षण प्रदर्शित होने से पहले लगभग 2 दशकों तक व्यक्ति के मस्तिष्क में अमाइलॉइड सजीले टुकड़े बनते हैं। अब एक एल्गोरिथ्म न्यूरोलॉजी में एक पेपर में प्रकाशित एमिलॉइड और व्यक्ति की उम्र के एक ब्रेन स्कैन से डेटा का उपयोग करके यह अनुमान लगा सकता है कि लक्षणों को प्रकट होने में कितना समय लगेगा। इसी के साथ विज्ञान सेक्शन की सभी खबरें खत्म होती हैं। अब हम बढ़ते हैं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की। तो सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है नेट बैंक की क्या आवश्यकता है। चलिए इसे समझते हैं। क्या नई वित्तीय संस्था गैर निष्पादित परिसंपत्तियों या खराब ऋणों की समस्या को हल करने में मदद करेगी? इसको जानने से पहले अब तक की कहानी जानते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL तथा कथित बैड बैंक द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों की गारंटी के लिए 30,600 करोड़ की बैक स्टॉप की सुविधा को मंजूरी दी। उधारदाताओं की गैर निष्पादित संपत्तियों NPA या खराब ऋणों को समेकित करने में मदद करें। प्रश्न है बैड बैंक और विशेष रूप से NARCL क्या है? उत्तर सुनिए। एक बैड बैंक बैंकों से NPA हासिल करने और उन्हें हल करने के लिए स्थापित एक वित्तीय इकाई है। बैंक जो खराब बैंक को तनावग्रस्त संपत्ति बेचता है अब खराब ऋणों के एक बोझ से मुक्त हो गया है और इस
इसके बजाय ऋण की आवश्यकता वाले उधारकर्ताओं को नए ऋण देकर अपने व्यवसाय को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। साफ सुथरी बैलेंस शीट से कर्जदाता के लिए जरूरत पड़ने पर नई पूंजी जुटाना भी अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। NARCL जो ऋणदाताओं द्वारा स्थापित किया जा रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व में 51% होगा। पहले चरण में लगभग 90,000 करोड़ की पूरी तरह से प्रावधानित तनावग्रस्त संपत्तियों को लेने का प्रस्ताव करता है। अधिग्रहित किए जाने वाले प्रत्येक NPA को न्यूनतम आकार 500 करोड़ रुपए होगा, क्योंकि बड़े टिकट वाले खराब ऋणों को हल करने पर ध्यान किया जाता है। NARCL का दीर्घकालिक लक्ष्य रुपए 2 लाख करोड़ के NPA को हल कर मदद करना है। प्रश्न है, NARCL कैसे काम करेगा? बैड बैंक NPA के ऋणदाताओं के समूह के अग्रणी बैंक को एक प्रस्ताव देकर संपत्ति का अधिग्रहण करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि NARCL मूल्यांकन के आधार पर बैंकों को 15% नकद भुगतान करेगा, बाकी को सुरक्षा रसीद के रूप में दिया जाएगा। बदले में इन प्राप्तियों की गारंटी सरकार की 30,600 करोड़ रुपए की बैकस्टॉप सुविधा द्वारा दी जाएगी। NARCL की सहायता के लिए सार्वजनिक और निजी बैंक मिलकर एक इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL की स्थापना करेंगे, जो अधिग्रहित संपत्तियों का प्रबंधन करेगी और अंतिम समाधान के लिए उनके मूल्य में सुधार करने का प्रयास करेगी। और समाधान पूरा होने पर शेष 85% मूल्य जो सुरक्षा रसीद के रूप में देखा जाता है, बैंकों को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक स्टॉप क्यों प्रदान कर रहा है? इस NPA की बड़ी मात्रा और व्यक्तिगत आकार को देखते हुए सरकार की ओर से एक बैक स्टॉप समाधान प्रक्रिया को विश्वसनीयता प्रदान करने में मदद करता है और आकस्मिक बफर प्रदान करता है। गारंटी जो 5 साल के लिए वैध होगी, या तो समाधान या परिसमापन के समय सुरक्षा प्राप्तियों के अंकित मूल्य और वास्तविक मूल्य के बीच की कमी यदि कोई हो को कवर करने के लिए लागू की जाएगी। केंद्र सरकार की गारंटी से प्राप्तियों तरलता भी बढ़ेगी जो व्यापार योग्य है। इसके अलावा यह देखते हुए संपत्ति का एक पूल होगा, यह संभावना है कई मामलों में मूल्य प्राप्त अधिग्रहण लागत से अधिक हो जाएगी। गारंटी पर कम करने की आवश्यकता को समाप्त कर देगी। प्रश्न है, बैंकिंग उद्योग के लिए आगे क्या है? उत्तर सुनिए। सरकार को उम्मीद है कि पर्याप्त पूंजी और गारंटी के साथ जुड़वा संस्थाओं NARCL और IDRCL की स्थापना तनावग्रस्त संपत्तियों को हल करने पर त्वरित कार्रवाई को प्रोत्साहित करेगी, जिससे बेहतर मूल्य प्राप्त में मदद मिलेगी। इन दबावग्रस्त आस्तियों और सुरक्षा प्राप्तियों के धारकों के रूप में बैंक एक सफल समाधान प्रक्रिया से अर्जित लाभ प्राप्त करने के लिए खड़े होते हैं। समाधान में देरी को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि NARCL केंद्र को गारंटी शुल्क का भुगतान करे, जो समय बीतने के साथ बढ़ता जाएगा। हालांकि बैड बैंक अवधारणा के आलोचकों का तर्क है कि NPA के कुछ हिस्से की गारंटी देने में सरकार की भूमिका जोखिम का आकलन करने में बैंकरों की ओर से शिथिलता का कारण बन सकती है और इस तरह नए डोडी ऋण बना सकती है। अलग से जनवरी 2020 में बैड बैंक रेजोल्यूशन एंड बैंक लेंडिंग पर वर्किंग पेपर के लिए बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने वास्तव में पाया कि बैड बैंक सेग्रीगेशन बैलेंस शीट को साफ करने और बैंक लैंडिंग को बढ़ावा देने में प्रभावी हैं, यदि वे पुनर्पूंजीकरण को एसेट सेग्रीगेशन के साथ जोड़ते हैं। 2000 से 2016 की अवधि में 15 यूरोपीय बैंकिंग प्रणालियों के 135 बैंकों को कवर करने वाले डेटा पर आधारित अध्ययन में पाया गया कि न तो पुनर्पूंजीकरण और न ही अलगाव में इस्तेमाल किया गया संपत्ति अलगाव ऋण को बढ़ावा देने और भविष्य को कम करने के लिए पर्याप्त होगा। के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज जिसका टाइटल है ऑटो बूस्ट, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ऑटो बूस्ट, क्या ऑटो सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को बढ़ने में मदद करेगी? इस न्यूज के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों में ये सारी खबरें पहुंच सकें। तो चलिए पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले अब तक की कहानी जान लेते हैं। केंद्र ने बुधवार को ऑटोमोबाइल और ड्रोन उद्योगों के लिए 26,058 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। यह किस्त 2021-22 के बजट के घोषणाओं के दौरान हाईलाइट किए गए 13 क्षेत्रों की समग्र योजना का हिस्सा है, जिसमें कुल परिव्यय 1.97 लाख करोड़ है। किस योजना पर जोर दिया जा रहा है? प्रश्न है का उत्तर सुनिए। ऑटो सेक्टर के लिए प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य भविष्य में वाहनों की
बिजली देने वाली प्रौद्योगिकियों में निवेश करते समय शामिल लागतों के प्रभाव को कम करना है, जबकि मौजूदा खिलाड़ी नए प्रवेशकों के साथ नए निवेश के लिए लाभ उठा सकते हैं। सरकार द्वारा उन्नत ऑटोमेटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के रूप में संदर्भित प्रोत्साहन के लिए उपलब्ध हैं। इनमें बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग करने वाली प्रौद्योगिकियां शामिल। ऑटो सेक्टर के लिए कितनी प्रासंगिक है ये योजना? प्रश्न है, इसका उत्तर सुनिए। सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों के अनुसार भारतीय ऑटो सेक्टर एक बार अमेरिका और चीन के बाद 2020 तक तीसरे सबसे बड़े ऑटो बाजार के रूप में उभरने के लिए तैयार था। वित्त वर्ष 2019 में 3.3 मिलियन यात्री वाहनों की वार्षिक बिक्री के शिखर पर पहुंचने के बाद इस क्षेत्र में बाद के वर्ष में 2.77 मिलियन यूनिट की गिरावट देखी गई। इसी तरह दोपहिया वाहन वित्त वर्ष 2019 में 30.2 मिलियन पर पहुंच गए, जो 17.4 मिलियन तक गिर गया। फिर महामारी का प्रकोप हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कारखाने में तालाबंदी हुई और नकारात्मक उपभोक्ता भावना पैदा हुई। 2020 में देश 5वें स्थान पर था। भारतीय बाजार में वैश्विक दिलचस्पी कम हो गई। जनरल मोटर्स 2017 में भारत से बाहर हो गई। लगभग $2 बिलियन के संचयी नुकसान से प्रेरित होकर फोर्ड ने पिछले हफ्ते में देश में दुकान बंद करने के अपने फैसले की घोषणा की। यह देखते हुए कि महामारी, परिणामी अर्धचालक कमी और कंटेनर उपलब्धता के मुद्दों के साथ केवल इस क्षेत्र की संभावनाओं को कम कर दिया था, मारुति सुजुकी के अध्यक्ष आर.सी. भार्गव और टीवीएस मोटर के अध्यक्ष वेणु श्रीनिवासन जैसे ऑटोमोटिव दिग्गजों ने हाल ही में सरकार से कार्य करने और उद्योग की रक्षा करने का आग्रह किया था। इस पृष्ठभूमि में इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में विशेष रूप से उन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है जो जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकते। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से 42,500 करोड़ से अधिक का नया निवेश होगा, जो 2.3 लाख करोड़ से अधिक का वृद्धिशील उत्पादन और अतिरिक्त 7.5 लाख नौकरियों का सृजन होगा। अगला प्रश्न है, क्या केवल नई ईंधन प्रौद्योगिकियां ही इसके लिए योग्य हैं? का उत्तर सुनिए। हाँ, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए कदम तब भी आया जब इलेक्ट्रिक वाहन ईडी निर्माता टेस्ला ने केंद्र से आयातित वाहनों पर शुल्क में कटौती करने का आग्रह किया था। स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने से इस खंड में अधिक निवेश हो सकता है। इसके अलावा भारत तेल आयात पर निर्भरता कम करने और प्रदूषण को कम करने के लिए उत्सुक हो गया है, भले हुआ जलवायु परिवर्तन समझौतों के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। अधिकांश वाहन निर्माता महामारी से प्रेरित स्वच्छता प्रतिबंधों के बाद व्यक्तिगत गतिशीलता के लिए खरीदारों की वरीयता पर दांव लगा रहे हैं। सरकार संभवतः मूड का लाभ उठाना चाहती है और उत्सर्जन के अनुकूल ईवीएस को बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन वाहन मालिकों के लिए यह अभी भी एक चुनौती है कि वे जितनी जल्दी हो सके बैटरी का पूरा रिचार्ज करें, क्योंकि वे पेट्रोल डीजल टैंक को फिर से भरेंगे। ईवी को लंबी दूरी की ड्राइविंग के अनुकूल नहीं माना जाता है। वर्तमान में मौजूद बिजली भंडारण प्रौद्योगिकियों के साथ साथ चार्जिंग नेटवर्क के खराब प्रसार को देखते हुए इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस की दिसंबर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में देश में 3.8 लाख यूनिट से बढ़ाकर 2027 तक लगभग 63 लाख ईवी हो जाने के लिए निर्धारित किया गया था। आंकड़े बताते हैं कि कुल ईवी सिर्फ यात्री का एक छोटा सा अंश था। भारत में बिकने वाले वाहन सोसाइटी फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अनुसार मार्च तक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 1800 थी। ग्रांट थॉर्नटन फिकी की रिपोर्ट का अनुमान है देश को 2026 तक 4 लाख चार्जिंग स्टेशनों की आवश्यकता होगी, जो 20 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की जरूरत को पूरा करेंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 मई 2021 तक पारंपरिक ईंधन स्टेशनों की संख्या लगभग 70,215 थी। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस की दिसंबर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 देश में 3.8 लाख यूनिट से बढ़ाकर 2027 लाख, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ रहा हूँ, 2027 तक 63 लाख ईजीवी होने के लिए निर्धारित किया गया है। यानी आपको ध्यान में रखना है कि अभी 2020 में देश में 3.8 लाख यूनिट थे। किसकी यूनिट थी? इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस की रिपोर्ट के अनुसार। कितनी यूनिट थी? किसकी है ये यूनिट? ये है पारंपरिक ईंधन स्टेशनों की, जिसे 2027 तक बढ़ा करके कितना करना है? 63 लाख करना है। अगला प्रश्न है, ग्राहक क्या उम्मीद कर सकता? उत्तर सुनिए। घोषणा का उद्देश्य समीकरण के आपूर्ति पक्ष को लाभ प्रदान करना है। SIAM उद्योग सहित ग्राहकों की सहायता के लिए औसत यात्री वाहन पर लागू जीएसटी दर को 28% से कम करने की मांग कर रहा है। सरकार ने हाल ही में कहा था कि वह ऑटोमोबाइल के लिए दर के साथ छेड़छाड़ करने की तैयार है। नवंबर 2020 में तमिलनाडु ने 2 साल
के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स में 100% यानी 100% की घोषणा की है। अगला अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है, कैन द टेलीकॉम इंडस्ट्री गेट आउट ऑफ द रट? तो चलिए इसे पढ़ते हैं। क्या टेलीकॉम इंडस्ट्री इस दलदल से बाहर निकल सकती है? सरकार के राहत पैकेज का सेक्टर पर क्या असर होगा? क्या स्पेक्ट्रम लाइसेंस शुल्क और बकाया राशि पर स्पष्टता है? अब तक की कहानी जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बड़ी दूरसंचार कंपनियों को संकट में डालने के लिए वित्तीय राहत उपायों के एक सेट को मंजूरी दी। वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल जैसी कंपनियों ने सरकार द्वारा की गई वित्तीय मांगों और गला घोंटने की प्रतिस्पर्धा से अपने कारोबार को बुरी तरह प्रभावित देखा है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों को सरकार को 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बकाया भुगतान करने का आदेश दिया था, जिसे उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है। प्रश्न है, टेलीकॉम कंपनियां मुश्किल में क्यों हैं? उत्तर सुनिए। टेलीकॉम कंपनियां परंपरागत रूप से सरकार से लीज के तहत स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए एक निश्चित शुल्क का भुगतान करती हैं। 1999 से हालांकि स्पेक्ट्रम लाइसेंस शुल्क के अलावा उन्हें सरकार के साथ अपने समायोजित सकल राजस्व एजीआर का एक निश्चित अनुपात साझा करना पड़ा है। सरकार और दूरसंचार कंपनियां एजीआर के रूप में मायने रखती हैं, इस पर असहमत हैं। कंपनियों ने तर्क दिया है कि सरकार उनके गैर दूर संचार राजस्व को एजीआर के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकती है और इसके एक हिस्से की मांग नहीं कर सकती है। विवाद अदालत में उतरा और अंततः सरकार के पक्ष में समाप्त हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों को अपने सभी संचित एजीआर बकाया का भुगतान करने का आदेश दिया। इस आदेश ने उन कंपनियों की बैलेंस शीट पर भारी दबाव डाला जो पहले से ही एक तीव्र मूल्य युद्ध के कारण मुश्किल में थीं। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतें क्या हैं? उत्तर सुनिए। केंद्र ने कंपनियों को उनके वित्तीय तनाव से राहत देने के लिए स्पेक्ट्रम और एजीआर बकाया पर 4 साल की मोहलत की पेशकश की है। वे अब इन देय राशि और अधिहस्तगन अवधि के अंत में उन पर जमा ब्याज का भुगतान करने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि कोई कंपनी अधिहस्तगन के अंत तक संचित देय राशि का भुगतान करने में असमर्थ है, तो वह संचित बकाया के बदले उसे इक्विटी हिस्सेदारी देने के लिए सरकार के साथ बातचीत कर सकती है। इसके अलावा सरकार ने कंपनियों की भविष्य की देनदारियों को कम करने के लिए अपने नीतिगत रुख में ढील दी है। इसने घोषणा की है कि उन्हें गैर दूर संचार स्रोतों से प्राप्त होने वाली सरकारी राजस्व के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दूरसंचार कंपनियों में निवेश को आसान बनाने के लिए केंद्र ने सरकारी मंजूरी की आवश्यकता के बिना 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। क्या दूरसंचार उपायों से दूरसंचार कंपनियों को मदद मिलेगी? ये प्रश्न है, इसका उत्तर सुनिए। सरकार द्वारा घोषित राहत माफ कीजिए, सरकार द्वारा घोषित राहत उपायों से कंपनियों की बैलेंस शीट से नकदी मुक्त होने की उम्मीद है। आशा है कि वे इस नकदी का उपयोग अपने व्यवसाय के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में निवेश करने के लिए करेंगे। इस प्रकार अपने बकाये का भुगतान करने में अधिक सक्षम होंगे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकार उन बकाया राशि को माफ करने के लिए सहमत नहीं हुई है जो कंपनियों को पहले से ही सरकार का बकाया है या अगले 4 वर्षों में बकाया है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य में गैर दूर संचार राजस्व पर शुल्क माफ करने का सरकार का फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे दूर संचार क्षेत्र में एजीआर को लेकर 2 दशकों से चल रहे विवाद पर विराम लग गया है। योजना के संशयवादियों का मानना है कि इससे वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों का दर्द दूर नहीं होगा, जिस पर कुल लाभ 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। दरअसल विश्लेषकों के मुताबिक कंपनियों के स्पेक्ट्रम और एजीआर इक्विटी को
माफ कीजिए, एजीआर बकाया को इक्विटी में बदलने की सरकार की पेशकश से वोडाफोन आइडिया सरकार के नियंत्रण में आ सकती है। यह जोखिम निवेशकों को कंपनी में नई पूंजी डालने से रोक सकता है। क्या टेलीकॉम टैरिफ बढ़ना तय है? प्रश्न है, इसका उत्तर सुनिए। दूरसंचार क्षेत्र में संकट का एक प्रमुख कारण तीव्र प्रतिस्पर्धा रही है। इससे दूरसंचार सेवाओं की भारी आपूर्ति हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतों में कमी आई है, जिसने भारत को दुनिया में सबसे कम दूरसंचार टैरिफ वाला देश बना दिया है। इसलिए कुछ का मानना है कि सरकार को वोडाफोन आइडिया जैसी परेशान दूरसंचार कंपनियों को विफल होने और बाजार से बाहर निकलने देना चाहिए, जैसा कि अन्य दूरसंचार कंपनियों ने अतीत में किया है। इससे आपूर्ति गिरेगी और कीमतें बढ़ेंगी। टैरिफ में आखिरी वृद्धि दिसंबर 2019 में हुई थी। माफ़ कीजिए, आखिरी बड़ी वृद्धि दिसंबर 2019 में हुई थी। टैरिफ और वृद्धि की उम्मीद है, क्योंकि कंपनियां बढ़ती लागत से मेल खाने के लिए प्रति उपयोगकर्ता अपने औसत राजस्व को बढ़ावा देने की कोशिश करती हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। अगली न्यूज़, जिसका टाइटल है वाई इज इट डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू गेट टू नेट ज़ीरो। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत के लिए नेट ज़ीरो पर पहुंचना मुश्किल क्यों है? बाधाएं क्या हैं? कोयले पर भारी निर्भरता का मुद्दा कितना विवादास्पद है? क्या है भारत का स्टैंड? पहले अब तक की कहानी जान लेते हैं। ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले भारत की अपनी हालिया यात्रा पर जलवायु के लिए अमेरिका के विशेष राष्ट्रपति के दूत जॉन कैरी ने कहा कि उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला है कि भारत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती करने की अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। श्री केरी पेरिस समझौते के ढांचे के तहत उच्च कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वाले देशों के लिए एक लक्ष्य तिथि के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने के लिए गति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वे शुद्ध शून्य तक पहुंच जाएंगे, जिसका अर्थ है कि वे शून्य मानव निर्मित उत्सर्जन प्राप्त करेंगे या ऐसे को हटाना सुनिश्चित करेंगे, तटस्थता प्राप्त करने के लिए उत्सर्जन तीसरे सबसे बड़े उत्सर्जन वाले देश के रूप में भारत पर CO2 उत्सर्जन यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती करने की उच्च महत्वाकांक्षा के साथ आने का दबाव है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार शुद्ध शून्य अवधारणा ने उन 130 देशों से अपील की है जिन्होंने या तो 2050 तक कार्बन तटस्थता के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है। प्रश्न है, भारत उत्सर्जन कम करने के लिए क्या कर रहा है? उत्तर सुनिए। भारत अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए काम कर रहा है। 2 डिग्री सेल्सियस से कम वैश्विक तापमान वृद्धि के लक्ष्य के साथ गठबंधन 2005 के स्तर पर 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 33% से 35% की कटौती करने की अपनी हेडलाइन प्रतिज्ञा में देखा गया, लेकिन इसने कार्बन तटस्थता के प्रति बाध्यकारी प्रतिबद्धता का समर्थन नहीं किया। यह 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ भी संरेखित नहीं है। लेकिन इसके सामने जिन विवादास्पद मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, उनमें कोयले पर भारी निर्भरता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के अनुसार बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 70% के करीब है। ग्रीन हाउस गैसों को काटना जो वातावरण को गर्म करते हैं और जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं, उनमें बिजली उत्पादन को कोयले से दूर स्थानांतरित करना, नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक से अधिक अपनाना और इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से गतिशीलता को बढ़ाना शामिल हैं। भारत को उसके नवीकरणीय लक्ष्य के लिए कुछ लोगों द्वारा सराहा जाता है। हाल की टिप्पणियों में श्री केरी के साथ चर्चा के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि नेट ज़ीरो राष्ट्रीय नीति का एकमात्र लक्ष्य नहीं है। इसके अलावा घरेलू राजनीतिक राय चरम से पहले CO2 उत्सर्जन में कुछ वृद्धि के लिए जगह का समर्थन करती है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC भारत जैसे देशों के पक्ष में राष्ट्रों की साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों के लिए प्रदान करता है। कुछ राजनेता शुद्ध शून्य लक्ष्य का समर्थन करते हैं क्योंकि यह भारत को हरित विकास पथ पर ला सकता है, नवीन तकनीकों में निवेश को आकर्षित कर सकता है। अगला प्रश्न है,
अन्य बड़े देश नेट जीरो का अनुसरण कर रहे हैं? उत्तर सुनिए। ग्रीन हाउस गैस के सबसे बड़े उत्सर्जक के रूप में चीन ने 2020 में संयुक्त राष्ट्र को बताया कि वह 2060 तक शून्य पर पहुंच जाएगा। 2030 से पहले CO2 उत्सर्जन को चरम पर ले जाने और 3 दशक बाद कार्बन तटस्थता हासिल करने की उसकी प्रतिज्ञता सबसे हाई प्रोफाइल प्रतिबद्धताओं में से एक है। इस लक्ष्य को क्रियान्वित करने के लिए चीन की स्टेट काउंसिल ने औद्योगिक उत्पादन, रसद, बुनियादी ढांचे, खपत, नवाचार और सक्षम नीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक हरे और निम्न कार्बन परिपत्र आर्थिक विकास प्रणाली में संक्रमण पर एक दिशा निर्देश जारी किया है। लेकिन वैश्विक राजनीति में बदलती हवाओं, जलवायु अभियान के अमेरिकी नेतृत्व को फिर से शुरू करना और अनिश्चित रूप से उत्पादित निर्यात वस्तुओं पर संभावित कर चीनी नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। अमेरिका बड़े ऐतिहासिक उत्सर्जन के साथ दूसरे सबसे बड़े उत्सर्जक के रूप में एक महत्वाकांक्षी 2050 शुद्ध शून्य योजना के साथ राष्ट्रपति जो बिडेन के तहत पेरिस समझौते पर लौट आया। इसके ऊर्जा विभाग ने 2 कार्यक्रमों की घोषणा की है जिनसे रोजगार को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है और सौर ऊर्जा की वर्तमान लागत को 60% तक कम करना और 2030 तक 30 GW अब तटीय पवन ऊर्जा लगाना। यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों ने खुद को प्रतिबद्ध किया है कि 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन में कम से कम 55% की कमी लानी है। जुलाई में यूरोपीय संघ ने एक जलवायु कानून प्रकाशित किया जो ब्लॉक को अपने 2030 उत्सर्जन लक्ष्य और 2050 तक कार्बन तटस्थता से बांधता है। अगला प्रश्न है, कुछ विश्लेषक नेट जीरो को विवादास्पद क्यों मानते हैं? उत्तर सुनिए। यद्यपि एक वैश्विक गठबंधन अवधारणा के इर्द गिर्द जमा हो गया है, एक तेजी से मुखर समूह इसे एक व्याकुलता के रूप में देखता है जो केवल राजनीतिक अंक हासिल करने के लिए उपयोगी है। कार्बन तटस्थता वातावरण से CO2 को बाहर निकालने के लिए नवजात तकनीक को देखती है। युवा आंदोलन और कुछ वैज्ञानिक इसे विलंब कहते हैं क्योंकि यह जीवाश्म ईंधन उद्योग को विस्तार जारी रखने में सक्षम बनाता है। कई जीवाश्म ईंधन कंपनियां शुद्ध शून्य लक्ष्यों का समर्थन करती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पास क्या विकल्प हैं? उत्तर सुनिए। ऊर्जा, उद्योग और इमारतों में सुधार के द्वारा उत्सर्जित CO2 की समान मात्रा के लिए एक मजबूत आर्थिक लाभांश प्राप्त करना और सभी क्षेत्रों में उच्च ऊर्जा दक्षता प्राप्त करना उत्सर्जन को धीमा कर सकता है। राज्य सरकारों को ऐसी जलवायु योजना का हिस्सा होना चाहिए और राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर जलवायु शासन संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। तो इसी के साथ आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ साथ विज्ञान और अक्सर पूछे जाने वाले दोनों ही सेक्शन समाप्त हो जाते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।